कि आज की डिक्लेरेशन में अब तक जो खबरें आ रही हैं बहुत ही पॉजिटिव है। सारे मुल्क एक साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन देंगे। देखिए हमास के जो उनका जो डिप्लोमेटिक विंग है, पॉलिटिकल विंग जो है हमास का, उसके तो रिप्रेजेंटेटिव्स या मैं तो उनको कहूंगा कि वो तो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। वो तो सभी देशों में है, ओमान में है, कुवैत में है, यूएई में अक्सर आते जाते रहते हैं, तो सऊदी में है, जॉर्डन में है, मिस्र में है। तो मेरे ख्याल से मार्को रूबियो का जो मेन पर्पस था वो ये था कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा दिया है कि अब से इज़राइल इन किसी देशों पर अगर उनको जासूस से पता लगे कि हमास के लीडरान वहां पर हमला नहीं करेगा। ठीक है कि हम अपने कंट्री से अमेरिका की आर्मी को हटा रहे हैं, या किसी ने अभी तक उनको अल्टीमेटम नहीं दिया है कि आप 1 महीने में, 15 दिन में या 20 दिन में अपनी आर्मी यहाँ से हटाइए और आर्मी बेस खाली करिए। आज जॉर्डन खुल के बोल रहा है। जॉर्डन की हिम्मत नहीं होती थी खुल के बोलने की। आज जॉर्डन खुल के बोल रहा है, इजिप्ट खुल के बोल रहा है। अब आप ये सोचिए कि दूसरे अरब देशों के लोग जब गाजा के लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे थे, लाखों लोग, उनको मिस्र की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको जाने नहीं दिया था, उनके साथ 3rd डिग्री भी की गई थी और उनको भेजा गया था वापस। उनको नहीं जाने दिया गया गाजा कि आप जाके कोई किसी तरीके की हेल्प करो। ये आप देखिए कि कितनी बुरी तरीके से ये अमेरिका और इजराइल से डरे हुए थे, लेकिन आज सब खुल के बोल रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली मर्तबा सुना है मलेशिया को बोलते हुए। क्या लग रहा है? मैं आऊंगा सबसे पहले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास ओपनिंग रिमार्क के लिए। मीटिंग वहां पे इजलास शुरू हो गया है, बयानात आने लगे हैं। कैप्टन साहब क्या लग रहा है? फिर वही बात आ रही है कि वहां पे इस्लामिक नेटो बनाया जाएगा, अब्राहम अकॉर्ड वो जो है उसको रोका जाएगा। इस तरह की बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन कतर ने जो बात कही है हो सकता है आपने सुना हो या आपने पढ़ा भी हो। तो कैसे देखते हैं बहरहाल ये जो आगाज हुआ है अभी, कैप्टन साहब? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। सबसे बड़ी बात है कि 50 से ज्यादा मुस्लिम अरब देशों के लीडरान वहां पर जमा हैं। दुनिया भर से किंग्स, प्रिंस, शेख, अमीर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वहां पर आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली है कतार ने। कितना इसका इफेक्ट पड़ रहा है मैं इसी से बता सकता हूं कि मार्को रूबियो जो हैं अब सिर्फ पश्चिम एशिया में ही कदम ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा ब्रीफ दिया गया है कि कतर में आप जाकर मामला संभालो। तो मार्को रूबियो पहले आए, उन्होंने पहले कतार के प्राइम मिनिस्टर से बात की, उनके साथ डिनर भी किया, मीठी मीठी बातें बोली, और उसके बाद वो तुरंत चले गए नेतन्याहू के पास। नेतन्याहू से वो क्यों गए थे इजराइल में? वो एक भरोसा लेने गए थे कि नेतन्याहू थोड़ा सा ठीक है मुंह जमा नहीं, एक यकीन दिला दें कि फिर से कतार पर या किसी दूसरे गल्फ कंट्री पर ऐसा हमला नहीं करेंगे। ठीक है ईरान पर हमला कर सकते हैं, ठीक है यमन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे गल्फ कंट्रीज पर हमला नहीं करेंगे। देखिए हमास के जो उनका जो डिप्लोमेटिक विंग है, पॉलिटिकल विंग जो है हमास का, उसके तो रिप्रेजेंटेटिव्स या मैं तो उनको कहूंगा कि वो तो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। वो तो सभी देशों में है, ओमान में है, कुवैत में है, यूएई में अक्सर आते जाते रहते हैं, तो सऊदी में है, जॉर्डन में है, मिस्र में है। तो मेरे ख्याल से मार्को रूबियो का जो मेन पर्पस था वो ये था कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा दिया है कि अब से इजराइल इन किसी देशों पर अगर उनको जासूस से पता लगे कि हमास के लीडरान वहां पर हमला नहीं करेगा। ठीक है यमन अलग इक्वेशन है, ईरान दूसरा इक्वेशन है। और इससे भी बड़ी बात जो है कि आज की डिक्लेरेशन में अब तक जो खबरें आ रही हैं बहुत ही पॉजिटिव है। सारे मुल्क एक साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन देंगे।
क्योंकि मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, मेरे को सिर्फ यही देखना है कि क्या आज इन 50 मुल्कों में एक कोई मिलिट्री गठबंधन, कुछ लोगों ने बोला नाटो जैसा कोई गठबंधन बनाने के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जाती है कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी बात होगी भविष्य के लिए। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल। और सबकी नजर यही है कि आखिर इसमें क्या फैसला लिया जाएगा। और देखिए, बयान की बात तो ऐसा नहीं है, बयान तो मिस्र से भी आ गया। बयान आपको याद होगा 1 साल पहले रजब तैयब अर्दोगान ने भी कहा था कि एक ऐसी फौज जो है बननी चाहिए। तो बयान तो है नहीं, लेकिन बयान से ज्यादा कि तजवीज में क्या वो चीज आती है, क्या वहां पे जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, क्या उसमें इसे शामिल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा कि क्योंकि यहाँ पे नूर साहब लिखा है कि अरब मुल्कों से अमेरिकी बेस को हटाने की बात ईरान ने कही और कहा अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो हम देंगे। ये ईरान ने कहा है कि सुरक्षा हम देंगे। इसके अलावा नूर साहब ने कहा है कि कतर में आज औरतों ने हथियारों के साथ प्रोटेस्ट किया है। बहुत बड़ी बात है। कतर में आज खवातीन जो है वो असलहे लेकर के इस अंदाज से प्रोटेस्ट किया। और देखिए, जब कॉन्फ्रेंस हो रही है राशिद रिजवी साहब, जब कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रही है, दुनिया भर के मुल्क, मुस्लिम मुल्क वहां पे जमा है, ऐसे में वहां पे प्रोटेस्ट बहुत बड़ा साइन है। और खास तौर से औरतों का निकल के आना मुस्लिम ममालिक में और कतर जैसे, मैं समझता हूं कि बहुत ही उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नूर साहब ने यह भी लिखा है कि इजराइल के जो एम्बेसीज हैं उनको यहूदियों को अरब मुल्कों से निकालने की भी बात वहां पे हो रही है। ये भी तजवीज में लाया जाए ऐसा कहा जा रहा है। तो ये भी, और मार्को रूबियो की जो बात कही, अब शिया सुन्नी फिर से करने लगे। हालांकि 2 साल में कामयाब नहीं हो पाए। शिया सुन्नी सीरिया में ये जो करने जा रहे थे, असल में उनको हुकूमत बदलने की फिक्र नहीं थी कि हुकूमत बदले। दरअसल वहां ये था कि अगर हम जोलानी को ले जाएंगे तो ईरान रिएक्ट करेगा। जब ईरान रिएक्ट करेगा तो शिया सुन्नी होगा, और फिर जो है ये जो मदद वाली बात है, एक दूसरे के साथ आने वाली बात है, ये बिखराव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता आया हूं आज भी कि ईरान ने सीरिया के मामले में बड़ी समझदारी से काम लिया। कहीं ना कहीं इसमें रूस भी इन्वॉल्व था कि जो हो रहा है उसको होने दो। आप देखिए कि बड़ी तादाद में इराकी फौज लड़ने के लिए खड़ी थी, उसे भी पीछे बुलाया गया। ईरान की फौज भी मौजूद थी, वरना इतना आसानी से जुलानी जीप पे बैठ करके सरकार में आ जाते। लेकिन चूंकि ईरान भी समझ गया, रूस भी, कि इनका मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है, बल्कि इनका मकसद शिया सुन्नी कराना है। इनका मकसद इस खित्ते में आपस में मुसलमानों को लड़वाना है। और आज फिर मार्को रूबियो की सारा जो तवज्जो है वो फिर वही है शिया सुन्नी वाली, कि ईरान तो शिया देश है, ईरान कैसे प्रोटेक्शन देगा? प्रोटेक्शन तो हम देंगे, क्या प्रोटेक्शन आप देंगे, कैसे आप? बहरहाल, तो ये इस तरह की बहसें रिजवी साहब आ रही है। एडवोकेट राशिद साहब, क्या लग रहा है आपको जो बयान अमीर कतर का है, या जो छन करके बातें आ रही हैं? मैं समझता हूं इसको मतलब यूं ही नहीं देखा जा सकता कि नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन, क्योंकि अगर इजराइल को टारगेट, इजराइल को यही कहा जा रहा है कि वो साजिश कर रहा है, तो मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। जी, आपकी बात सही है। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी जी, आपकी बात सही है। जितनी बातें आज हुई हैं, जितने डायलॉग्स आज हुए हैं, अगर सिर्फ उसी पर ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो ये इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि आज एक ही सुर मिलाते हुए जॉर्डन, मलेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर, इन लोगों ने एक कॉमन स्टेटमेंट दिए हैं
कि इजराइल से हमको सारे हर तरीके के रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए। तो अगर ये 5-6 लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरे जो 57 ओआईसी मेंबर हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और उसके आसपास के सारे लोग अगर इजराइल से रिश्ते खत्म कर लेते हैं तो आप इतना ये समझिएगा कि इजराइल से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा कंट्री है, सिर्फ वो है साइप्रस। साइप्रस के अलावा उसको और कहीं से उम्मीद नहीं हो सकती, वो एकदम अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है इजराइल को प्रोटेक्ट करने की, और पूरी लामबंदी इतने सालों से वो करता चला आ रहा है कि इजराइल को सुरक्षा अरब देश दें, वो चाहे कतर हो, सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, यहाँ तक कि आपका एक छोटा कंट्री और है, अभी नाम ध्यान नहीं है, जहां से हिजबुल्लाह बिलोंग करते हैं, लेबनान। लेबनान आर्मी को फंडिंग भी करता है अमेरिका, कि ताकि सिर्फ इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए। इजराइल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अरब के लोगों पर कंट्रोल करने के लिए। अभी तक एक स्टेटमेंट किसी का नहीं आया कि हम अपने कंट्री से अमेरिका की आर्मी को हटा रहे हैं, या किसी ने अभी तक उनको अल्टीमेटम नहीं दिया है कि आप 1 महीने में, 15 दिन में या 20 दिन में अपनी आर्मी यहाँ से हटाइए और आर्मी बेस खाली करिए। ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ईरान की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि सबसे पहले अरब देश अपने यहाँ से अमेरिका का आर्मी बेस हटाएं, तब ये सुरक्षित रहेंगे। बार बार उनको इंडिकेट किया जाता है। अब कल की जो बैठक है, 2 दिवसीय बैठक है, कल जो भी होगा वो फाइनल निकल के क्या आता है इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात यहां तक आएगी इतना भी लोगों ने सोचा नहीं था। खुद हमने, आपने भी नहीं सोचा होगा, खुद इजराइल ने भी नहीं सोचा था। जिस तरीके से लामबंद हुए हैं ये लोग और अमेरिका के, इजराइल के अगेंस्ट खुल के बोल रहे हैं। अब मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट साथ साथ ये भी है कि हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हम इजराइल के साथ हैं, और इनका इजराइल जाना ये अरब देशों को मुंह चिढ़ाना हुआ एक सांकेतिक, एक इशारा है कि हम इजराइल के साथ अमेरिका है। अगर मार्को रूबियो कतर आ करके और वापस अमेरिका चले जाते तो इसका बहुत बड़ा प्रेशर इजराइल पे पड़ता, और पूरी दुनिया इस चीज को समझने की कोशिश करती कि अमेरिका इजराइल से अलग थलग हो रहा है। जब भी जिस भी समय उसको फंड की जरूरत होती है अमेरिका फंड अवेलेबल करा देता है, जितने हथियारों की जरूरत होती है उतने हथियारों की भी जरूरत को उसकी पूरी करता है, और सिर्फ बेगुनाहों को ही मरवा रहा है। फिलिस्तीन में अभी आज की डेट में अगर आप ऑफिशियल आंकड़ा पूछें तो किसी के पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है मरने वालों के। 60,000 70,000 ये तो हम सुन रहे हैं 6 महीने से, और जहां तक हमारा लोग का अपना आकलन है कि जो 4, 6, 10 रोज मारे जा रहे हैं, किसी बड़े ब्लास्ट में 25-30 मारे जा रहे हैं, तो ये संख्या लाख से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, लाख से कम नहीं है। एक अल जजीरा का हम प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें कम से कम 40 फैमिली के ऐसे लोगों को दिखाया गया कि वो बच्चा अपने पूरे खानदान में, खानदान इन द सेंस ननिहाल और ददिहाल को मिलाकर खानदान बनता है, उसके ननिहाल में भी कोई एक नहीं बचा जिंदा, ना ददिहाल में कोई एक बचा जिंदा, जबकि उसके ननिहाल और ददिहाल वालों का मिला के फिगर 150 से 200 तक हो जा रहे थे। तो जब इस तरह की स्थिति है लोगों की जान जाने की, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। और जो ऐसा कि आपने अभी कहा है, ये हमने भी कल इस चीज को पढ़ा है कि जो रसद के लिए लोग लाइन लगाते हैं कि हमको कुछ रसद मिलेगी, खाने को मिलेगा, उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जा रही है।
जेनोसाइड इतना खुल के हो रहा है और अमेरिका आंख बंद किए हुए है। क्या अगर कतर पे हमला अगर नहीं होता तो ये अरब देशों की आंखें खुलती? कभी नहीं खुलती। एक बहुत पुराना वीडियो हमने देखा था कर्नल गद्दाफी का, जो लीबिया की किंग थे, जो लीबिया की किंग को तानाशाह कहते हैं। अब तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते अपने तरीके से कि हम किसको किंग कहें किसको तानाशाह कहें। ये चीज भी डिसाइड करता है अमेरिका। जो अमेरिका के इशारे पे चलेगा वो कहलाएगा किंग, प्रिंस, और जो अमेरिका के इशारे पे नहीं चलेगा वो तानाशाह हो जाएगा। जैसे आपका उत्तर कोरिया वाला तानाशाह है किंग जॉन, गद्दाफी तानाशाह थे। तो गद्दाफी का एक बयान जो उन्होंने ओआईसी मेंबरों के सामने दिया था, अगर वो वीडियो आप निकाल के देखिए तो उसके बयान पर सबसे ज्यादा हंसने वाले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद थे। गद्दाफी भी मारे गए, बशर अल असद को भी छोड़ के सीरिया भागना पड़ा। तो ये दो चीजें अल जजीरा ने बहुत ही बड़े तरीके से हाईलाइट की। बहुत ज्यादा इसकी वहां पर रील चल रहे हैं अरब देशों में, इसके ऊपर रील चल रहे हैं कि जिसने कहा था वो गया, जो हंसा वो गया, अब किसकी बारी है। तो ये डर कहीं ना कहीं इन लोग के अंदर आया है। और जो यूनिटी है, आज जॉर्डन खुल के बोल रहा है। जॉर्डन की हिम्मत नहीं होती थी खुल के बोलने की, आज जॉर्डन खुल के बोल रहा है, इजिप्ट खुल के बोल रहा है। अब आप ये सोचिए कि दूसरे अरब देशों के लोग जब गाजा के लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे थे, लाखों लोग, उनको मिस्र की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको जाने नहीं दिया था, उनके साथ 3rd डिग्री भी की गई थी और उनको भेजा गया था वापस। उनको नहीं आने दिया गया गाजा कि आप जाके कोई किसी तरीके की हेल्प करो। ये आप देखिए कि कितनी बुरी तरीके से ये अमेरिका और इजराइल से डरे हुए थे, लेकिन आज सब खुल के बोल रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली मर्तबा सुना है मलेशिया को बोलते हुए, जिसने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। अब बहुत खुल के मलेशिया ने इस चीज को कहा है कि इजराइल से हर तरीके के संबंध को खत्म कर देना चाहिए और अब्राहम अकॉर्ड को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। जी साहब। बिल्कुल